विस्तार तरीके से देखते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों चिंतन के बारे में तो देख सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। इसका जो आरंभ होता है समस्या उत्पन्न से लेकर के समस्या समाधान तक चलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक होता है। यानी कि दोस्तों चिंतन का अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं उसी को हम चिंतन कहते हैं। अब ये चिंतन आपके समस्या उत्पन्न से लेकर के समस्या की समाप्ति तक बिल्कुल हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चिंतन एक प्रक्रिया है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सांवेगिक प्रक्रिया है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक होता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि चिंतन से आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर आपका यही क्वेश्चन पूछता है कि चिंतन एक प्रक्रिया है, आपको उत्तर में मानसिक बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें इसकी विशेषता के बारे में तो देख सकते हैं कि चिंतन की जो विशेषता होती है उसमें नंबर 1 पर आप किया जाती है कि चिंतन की शुरुआत जो है हमेशा समस्या से होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई समस्या नहीं होगी तो आप चिंतन नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो समस्या से ही होती है। चिंतन का लक्ष्य हमेशा समस्या का समाधान करना होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए किसी समस्या से ग्रसित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में आप सोचना प्रारंभ करेंगे। चिंतन का मतलब यहाँ पर सोचने से होता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचना प्रारंभ करेंगे और जब तक उस समस्या का समाधान आप निकाल नहीं लेते हैं तब तक आप कभी कभी बिल्कुल सोचते ही रहते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, और उसके साथ आप ये भी याद करके रखिए कि चिंतन एक तार्किक प्रक्रिया है। यानी कि आप तर्क के आधार पर ही चिंतन करते हैं कि ये चीजें ऐसी हुई हैं तो ऐसे हो सकती हैं। बिल्कुल तर्क के आधार पर आप चिंतन करते हैं। तो चिंतन एक मानसिक और तार्किक प्रक्रिया है, इसे आपको नोट डाउन करके रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि चिंतन से ज्यादा करके आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि चिंतन में कोई ना कोई मुद्दा या फिर विचार जरूर शामिल होता है। यानी कि दोस्तों जब आप चिंतन करेंगे तो किसी न किसी विषय वस्तु पर ही चिंतन करेंगे, आप ऐसे वैसे चीजों पर चिंतन नहीं करेंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास कोई मुद्दा या फिर कोई विचार नहीं होगा तब तक आप कोई भी चिंतन नहीं करेंगे। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे सीटेट के एग्जाम में चिंतन के प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग कितनी होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्वलीन, यानी कि स्वयं में लीन चिंतन। ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से देखें तो देख सकते हैं कि स्वलीन चिंतन का तात्पर्य ऐसी कल्पना से होता है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहते हैं। यानी कि आप स्वयं में लीन रहते हैं तो उसी को हम स्वलीन चिंतन कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप किसी भी बहुत ही गहरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं स्वयं में लीन हो जाते हैं, तो यही आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। नंबर 2 पर बात करें यथार्थवादी चिंतन, यानी कि यथार्थवादी चिंतन का तात्पर्य आप देख सकते हैं कि ऐसे चिंतन से होता है जिसका संबंध व्यक्ति के वास्तविक जीवन से होता है। यानी कि अगर आप अपने वास्तविक जीवन के बारे में कहीं ना कहीं चिंतन करते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आ जाती है। अब ये चिंतन 2 प्रकार का होता है। अब ये कैसा चिंतन होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है अपसारी चिंतन और नंबर 2 पर आपका आ जाता है अभिसारी चिंतन। यहां से आपका हर बार आपके सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है और इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर अपसारी चिंतन को लेकर के तो देख सकते हैं कि अपसारी चिंतन में एक समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना तथा शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वो मुक्त अंत वाला होता है। यानी कि आप ये समझिए कि आप अगर अपसारी चिंतन करते हैं तो अपसारी चिंतन जो है वो एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, यानी कि आप उसके बारे में विस्तृत तरीके से चिंतन करते हैं, तो यही आपका अपसारी चिंतन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पूरा विस्तार तरीके से बताना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूरे इस यूट्यूब पर जो क्लास करा रहा हूं ये पूरे विस्तार तरीके से करा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये अपसारी चिंतन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारी चीजें बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ रहे हैं। वैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की विशेषताओं का वर्णन करिए या फिर अपने देश भारत के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल याद करनी होगी, उन्हें बताना होगा, तो ये आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा। लेकिन अभिसारी चिंतन जो होता है वो अभिसारी चिंतन समस्या के एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। यानी कि आपसे डायरेक्ट कोई चीजें बिल्कुल पूछ ली जाए वही आपका अभिसारी चिंतन होता है तथा समस्या का एक ही समाधान होता है। इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वो बंद अंत वाला यानी कि क्लोज एंडेड होता है।
जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको अपसारी और अपसारी चिंतन में बिल्कुल जो भ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर अभिसारी चिंतन के एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। यानी कि दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक लाइन में एक शब्द बता देना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर आप अभिसारी चिंतन कर रहे हैं, यानी कि आप लखनऊ से ज़्यादा चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर अपसारी चिंतन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी इसकी विशेषताओं के, इसकी राजधानी क्या है, इसमें कितनी नदियाँ बहती हैं, इसके जो मुख्यमंत्री कौन है, इसके राज्यपाल कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पर सोचने को मजबूर कहीं कहीं कर देती हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वहीं पर नंबर 3 पर बात करें आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना ही आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरा विस्तार तरीके से चिंतन करते हैं, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, उसके पक्ष क्या है, उसके विपक्ष क्या है, इन सभी चीजों पर बिल्कुल आप विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं यानी कि चिंतन करते हैं, तो वो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। ये भी आपका बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है, इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना। वहीं पर दोस्तों प्रत्यक्षात्मक यानी कि मूर्त चिंतन के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि दिखाई देने वाली वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक या फिर मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल को रखे हैं और उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल देख रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप किसी मनुष्य को देख रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। अगर उसको देख करके उसके बारे में आप चिंतन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें मूर्त चिंतन कहलाती हैं। अगर वहीं पर हम लोग अमूर्त चिंतन की बात करें, यानी कि नंबर 5 पर देख सकते हैं कि अमूर्त चिंतन, जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि न दिखाई देने वाली वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक या फिर अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कि दोस्तों चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आप उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में सोच करके आप चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। बात करें नंबर 6 पर और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की, तो देख सकते हैं कि नंबर 6 पर आपका आ जाता है तार्किक चिंतन। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तार्किक चिंतन कहलाता है, जो कि सर्वोत्तम स्तर का होता है। यानी कि आप किसी भी विषय वस्तु पर बिल्कुल तर्क के आधार पर तर्क देकर के चिंतन कर रहे हैं, तो ये आपका तार्किक चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पर कुछ ऐसे चिंतन है जो कि आपके नाम से भी बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, लेकिन जो आपको भ्रम में डालने वाले चिंतन है उन्हें बस आपको याद करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछ रहे जाते हैं। अगले नंबर पर बात करें काल्पनिक चिंतन, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करके चिंतन कहते हैं वो सारे काल्पनिक चिंतन कहलाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए पूर्व में कोई अनुभव रखे हैं और उसके आधार पर कल्पना करके आप चिंतन करते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी, वो चीजें वैसी होंगी। अगर आप कल्पना के आधार पर चिंतन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काल्पनिक चिंतन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने आपको विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल बता भी दी है तो चिंतन के बारे में। अब उम्मीद करते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो आपकी सृजनात्मकता के ऊपर होने वाली है, तो कहीं ना कहीं कल की जो वीडियो है वो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो कल की वीडियो है सृजनात्मकता के ऊपर होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि हमने सृजनात्मकता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बिल्कुल लिख रखी है। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।